स्टेट ऑफ हुर्मुज में आप देखिए कि आज फिर ऐसी खबर है कि सऊदी अरब के जहाज को निशाना बनाया गया। उधर ओमान की खाड़ी ये स्टेट ऑफ हुर्मुज से जाया जा रहा। यहाँ पे तो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में गिने जाने वाले स्टेट ऑफ हुर्मुज में एक बार फिर तनाव की स्थिति है, तनाव की सूरत हाल है। कुछ अरब ममालिक में जो दुश्मन लोग थे और जो दुश्मन लोगों की जो प्रॉक्सीज थी, चाहे वो मोसाद हो या कोई भी हो, उन्होंने ये काम किया कि ईरान के नाम से कुछ मिसाइल दाग दिए या कहीं एरामको के ऊपर। और इस उन्वान से याद करते हैं अमेरिका को और जिस तरह से कंकरियां मारी गई हैं, ये एक तरीके से एहतजाज भी है और दुनिया को ये बताना है कि ये शैतान बुजुर्ग हैं, यानी ये बहुत बड़े शैतान हैं, शैतानों के शैतान। और ये पूरा पूरा आप देखिए वहां पे ये इशारा था और ये पैगाम था दुनिया को कि हम कभी भी ऐसे शैतानों को माफ नहीं कर सकते। अलग अलग तस्वीरें हैं। स्टेट ऑफ हुर्मुज से भी हम बात करेंगे। स्टेट ऑफ हुर्मुज में आप देखिए कि आज फिर ऐसी खबर है कि सऊदी अरब के जहाज को निशाना बनाया गया। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। और 24 घंटे में यह तीसरा जहाज है जिसको ईरान ने बकौल अमेरिका निशाना बनाया है। फिर भी मैं देखता आखिर असबाब क्या है। हमने इस पे आज ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी से बात की, जो वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट। तो उन्होंने एक बात जो कही, उन्होंने कहा कि जब ईरान ने एक रूल तय कर दिया है, ईरान ने एक पैमाना बना दिया है, तो उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है। ईरान कोई फीस तो अभी नहीं वसूल रहा है। जब 60 दिन के लिए कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये कि इन्फॉर्म कीजिए ईरान कि हम इधर से गुजर रहे हैं, तो बगैर इंफॉर्मेशन के आखिर क्यों उधर ओमान की खाड़ी ये स्टेट ऑफ हुर्मुज से जाया जा रहा। यहाँ पे तो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में गिने जाने वाले स्टेट ऑफ हुर्मुज में एक बार फिर तनाव की स्थिति है, तनाव की सूरत हाल है। सऊदी अरब के झंडे वाला एक कच्चे तेल का टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया, तबाह हो गया। इससे कुछ ही वक्त पहले इसी इलाके में कतर का एलएनजी टैंकर भी हमले की चपेट में आया था। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि हमला कैसे हुआ, लेकिन लगातार 2 जहाजों के निशाना बनाने से पूरी दुनिया की नजर इस समुद्री रास्ते पर टिकी हुई है। और देखिए, अभी फिर मैं कह रहा हूं, अभी चूंकि ईरान की तरफ से कोई दावा नहीं किया गया, सवाल यह है कि हमला कर कौन रहा है, हमला हो क्यों रहा है। ये तमाम जब तक बातें, लेकिन बार बार ईरान का नाम लिया जाए। एक तरफ ईरान अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की आखिरी रसूमात को अदा कर, हम देख रहे हैं कि कैसे कुम से जनाजा निकल के अब नजफ अशरफ पहुंचा, वहां से करबला, करबला से सामर्रा और सामर्रा से फिर मशर। ये काफिला पूरा, और 9 जुलाई तक, आज 7 जुलाई हो गई, 2 दिन और बाकी। ऐसे में क्या ईरान वाकई हमला करे? लेकिन ऐसा भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर नहीं सकता है, नहीं, इसलिए कर सकता है क्योंकि ईरान स्टेट ऑफ हुर्मुज के मामले में किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, बिल्कुल क्लियर है। जो उसकी गाइडलाइन को फॉलो करेगा उसे अमान, जो फॉलो नहीं करेगा उसे चेतावनी। और यहां पे देखिए, यह स्टेट ऑफ हुर्मुज दुनिया के लिए इसलिए बेहद अहम है क्योंकि खाड़ी देशों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल और गैस दुनिया भर में भेजा जाता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की सैन्य घटना या हमला सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका असर इंटरनेशनल ऑयल मार्केट, शिपिंग और ऊर्जा आपूर्ति
पावर सप्लाई पर भी पड़ सकता है। हालिया घटना के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली, क्योंकि बाजार को सप्लाई बाधित होने का डर सताने लगता है। हालांकि हिंदुस्तान में आज जो इमरजेंसी लागू थी गैस पे, उस इमरजेंसी को खत्म कर दिया गया। वो इमरजेंसी खत्म हो गई। हमारे साथ जुड़ गए फिरोज बख्श साहब, मैं उन्हें स्क्रीन पर लाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्लियर कर देता। रिपोर्ट मुताबिक ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सऊदी झंडे वाले एक तेल टैंकर को नुकसान पहुंचा। इससे पहले कतर का एलएनजी टैंकर भी इसी इलाके में हमले का शिकार हुआ था। हालांकि दोनों घटनाओं में चालक दल के सुरक्षित होने की जानकारी सामने आई। हमले की असली वजह और जिम्मेदारों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। सुन लीजिए। हालांकि इससे ये सामने आ रहा है कि हॉर्मुज से गुजरना अभी भी खतरा भरा है, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये जो गुजर रहे थे इन्होंने ईरान को इन्फॉर्म किया था? नहीं किया था तो इस पे हमला किसने किया? या हॉर्मुज भारत की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इराक और यूएई जैसे बड़े तेल और गैस पैदा करने वाले मुल्कों के जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। इसलिए यहाँ किसी भी तरह की अशांति का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और तेल की कीमतें जो है यहीं से घटती और बढ़ती हैं। और ईरान, देखिए, अभी तक ईरान की तरफ से इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। तो ईरान पे इल्जाम लगाना, ईरान को जिम्मेदार ठहराना मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। अब यहाँ एक और खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि वे ईरानियों से सम्मान पूर्वक बात करें, अन्यथा उन्हें किसी और भाषा में जवाब का सामना करना पड़ेगा। अब आज ये क्लियर कट यहाँ पे ईरान ने कह दिया है कि हम इस तरह की जबान, जिस तरह की जबान अमेरिका इस्तेमाल कर रहा, डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह दिया कि ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा। ये कतई जो है यहाँ पे, इसके अलावा अरब देशों ने दमिश्क में हुए 2 विस्फोटों की निंदा की और सीरिया की स्थिरता के लिए समर्थन का वादा किया। अब यहाँ पे देखिए, सीरिया के हालात भी अच्छे नहीं है और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्यों हालात अच्छे नहीं, सबको पता है कि क्या हो रहा है। सीरिया में भी अफरा तफरी का माहौल है। इसके अलावा ईरान का कहना है कि अगर धमकियां जारी रहीं तो अमेरिका के साथ अंतिम समझौते की वार्ता शुरू नहीं होगी। यह आज बहुत क्लियर कर दिया। और धमकियों से बातचीत नहीं होगी तो यहाँ पे इसके अलावा फिलिस्तीनी ध्वज प्रदर्शित करने के मामले में मिस्र के कोच होसाम हसन का प्रतिबंध लगाने से फीफा ने इनकार कर दिया है। यहाँ पे देखिए, फीफा ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो बहरहाल चलिए और इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे और देखेंगे कि हालात क्या है। तो यहाँ पे कई तरह की बड़ी अहम खबरें जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिरोज बख्श साहब जुड़ गए हैं। इसके अलावा अभी अब्दुल वाहिद साहब और एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, ये सब हमसे जुड़ेंगे। हम फिरोज बख्श साहब आज आ गए हैं। मैं सोच रहा हूँ इन्हीं से गुफ्तगू का आगाज भी करूं। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इसके अलावा ये सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर भी रहे हैं और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल जो है देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे अभी जिस तरह से ईरान ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर सऊदी अरब का जहाज है, अब किसने निशाना बनाया या टकरा गया कहीं या क्या है, कुछ भी अब पता नहीं है। लेकिन खबर में ये चलाया जा रहा है कि साहब ईरान ने अटैक किया है। 24 घंटे में तीसरी बार ईरान ने, ये बार बार ईरान को कहना, क्या ये कोई साजिश हो सकती है? बहरहाल कैसे हालात को देख रहे हैं फिरोज बख्श साहब? डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब, जी राजा सिंह राजपूत जी, जयदीप सिंह बुंदेला साहब, परवेज गुलफशाह साहिबा और इसके अलावा और भी हमारे जितने भी दोस्त हैं, नफी साहब, सिद्दीकी साहब, जितने भी लोग इस वक्त एमएमसी पर इसको बुलेटिन को देख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये ईरान का 9 तारीख तक, 9 जुलाई तक
ये एक मोर्निंग वाला फेज है, यानी इट इज अ फेज ऑफ मोर्निंग। और मातम होना है न सिर्फ पूरा ईरान, बल्कि वो तमाम लोग, नॉट ओनली मुस्लिम्स, जो इंसानियत में यकीन रखते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा एक ऐसा सानिया हुआ है। ये ना समझिए कि किसी बहुत बड़े ये जो मजहबी पेशवा हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी शहादत हुई है। ये एक पूरा, ये शहादत जो है, ये पूरे एक दौर की, पूरी एक तारीख की, ये पूरी दुनिया की जो एक हिस्ट्री है, उसकी एक तरह से शहादत का जो है ये वो प्रोसेशन जो है, फ्यूनरल प्रोसेशन चल रहा है। जो समझता है इसको समझेगा, जो नहीं समझता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो कुछ हो रहा है हॉर्मुज में, देखिए इससे पहले भी ये हुआ कि ईरान को बदनाम करने के लिए कुछ अरब ममालिक में जो दुश्मन लोग थे, और जो दुश्मन लोगों की जो प्रॉक्सीज थी, चाहे वो मोसाद हो या कोई भी हो, उन्होंने ये काम किया कि ईरान के नाम से कुछ मिसाइल दाग दिए या कहीं एरमको के ऊपर हमला कर दिया, जो कि बाद में साबित हुआ ऐसा नहीं था। ठीक है, इराक में भी इस तरह कुछ करने की कोशिश की गई, और इससे पहले भी एक जहाज हमला हुआ था, तो ईरान ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि ये हमारी तरफ से नहीं किया गया। अलावा इसके एक मजे की तो बात मैं आपको, मजे की क्या, अफसोस की बात है, मुंह से निकल जाता है, पुराने पढ़े हुए हैं हम, पुराने जमाने के लोग, कि ये भी हुआ बीच में कि ट्रम्प साहब ये कहने लगे कि जो हिंदुस्तान के सेलर्स मारे गए, 3 सेलर्स मारे गए, वो उनको ईरान ने मारा है। बाद में क्लियर हुआ ईरान ने नहीं मारा, वो खुद ट्रम्प साहब के अमरीकी जहाज ही थे। तो ये सब चीजें, अफसोसनाक चीजें चल रही हैं। और हॉर्मुज का जहां तक ताल्लुक है, देखिए ईरान की काफी हद तक तो फौज वहाँ मुलविस है ईरान के अंदर ही। जो एक तारीखी फ्यूनरल प्रोसेशन है, जो तदफीन तक उनकी चलेगा, आखिरी आरामगाह तक, जब तक ये हमारे मौसम लीडर हैं जिनकी शहादत हुई है वो ना पहुंच जाए, काफी हद तक तो आईआरजीसी और उसके अलावा जो इंटरनल उनका पुलिस सिस्टम है और बसीजी वगैरह वहाँ बिजी हैं। मुझे नहीं लगता, खैर इनसे कोई बैद नहीं है, कोई उम्मीद आप नहीं इनसे कर सकते। मुझे नहीं लगता कि 9 तारीख तक कोई हमला करेंगे, ठीक है, लेकिन 9 तारीख के बाद ये कुछ भी कर सकते हैं। आए दिन ये, अभी भी हाल में उन्होंने कहा था ट्रम्प साहब ने कि हमें उम्मीद है कि ईरान हमारी शराइत को कबूल कर लेगा, और उसके बाद अमन का जो सिलसिला है चलता रहेगा, और नहीं किया तो फिर वही धमकी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अपनी एटमी तनसीबात हमें दे दो, अपने हमें जो है इनको रोक दो, मिसाइल को बनाना रोक दो। और जिनको ये प्रॉक्सीज कहते हैं ईरान की प्रॉक्सीज, आप कुछ भी कहें, ये प्रॉक्सीज नहीं है। ये वो लोग हैं कि ये मुजाहिद लोग हैं, ये फलस्तीन के लिए खड़े हो गए, ये जॉर्डन के लिए खड़े हो गए, ये लबनान के लिए खड़े हो गए, गाजा के लिए खड़े हो गए, क्योंकि देखते चले आए 75 साल से इनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए जाते रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों को, बुजुर्गों को, नौजायदा बच्चों को, खवातीन को, किसी को पिछले 75 साल में, 78 साल में इसराइल ने नहीं छोड़ा। कोई खड़ा नहीं हुआ, ना यूएनओ खड़ी हुई, ना कोई बड़े बड़े दादा जो मुल्क हैं यूरोप के वो खड़े हुए, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। हत्ता के जो अपने को एक इस्लामी ममलिकत कहता है पाकिस्तान, वो तक नहीं खड़ा हुआ। मलेशिया, इंडोनेशिया, उनका कुछ नहीं पता। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ईरान के ऊपर बेजा इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अपना इतना बड़ा एटमी तनसीबात को इतने परसेंट बना लिया, उतने परसेंट बना लिया, 1 हफ्ते में एटम बम बना लेंगे। बिल्कुल बनाना चाहिए उनको, 1 हफ्ते में नहीं, उनको बना लेना चाहिए एक दिन में। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। तुमने बना लिए, 9 जो मुल्क हैं उनके पास एटमी बम है, किसी ने छोड़ा? किसी ने नहीं छोड़ा। एटमी बम छोड़ने के लिए नहीं बनाए जाते। छोड़ा तो एक मरतबा अमेरिका ने छोड़ा था 1945 में, और तो किसी ने नहीं छोड़ा। ये डेटरेंट है।
तुम ईरान को डेटरेंट नहीं ये बनाने देना चाह रहा है। क्यों? तुम्हारे दिल में बेईमानी है, इसराइल और अमेरिका के दिल में बेईमानी है, और ये चाहते हैं कि ईरान जो है एटम बॉम्ब नहीं बनाए और हम ईरान को खत्म कर दें। लेकिन इनके जो शैतानी मंसूबे हैं, ये जो इनके इस तरह के इरादे हैं, ये इरादे कभी कामयाब होने वाले नहीं हैं। इन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, और वाहिद एक ऐसा मुल्क ईरान अल्लाह की मदद के साथ खड़ा रहा कि जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर यानी इंटेलिजेंस कह लो, अब आप फौज कह लो, आप स्ट्रेटेजी कह लो, कुछ भी कह लो, उसकी ताकत के आगे डटा रहा ईरान। अब यह है कि इनका इकबाल जब जा रहा है तो इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। और बस आखिर में कह के इजाजत लूंगा कि ईरान ने, ये बात मैंने कल कही थी, दोबारा दोहरा रहा हूं आपके सामाइन के लिए, कि जो जवाब ईरान ने मिसाइल्स के और ड्रोन्स के जरिए दिया, उससे कहीं बड़ा जवाब जो है ये 4 जुलाई से 9 जुलाई तक जो शहीद मुअज़्ज़म आज़म की जो उनकी जज्द खाकी का जो सफर है, उससे उन्होंने काम कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद या इसके दौरान अमेरिका इसराइल कोई शरारत करेंगे तो एक तो इनके मुंह पे कालक पुतेगी बहुत सही तरीके से। दूसरे ये कि ईरान ने अगर अपनी फौज यहाँ लगा रखी है तो ईरान की फौज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इसके लोग शरारत करेंगे। हम उसका प्लान बना लें। उस प्लान में हूती भी इनके साथ है, हमास के अंदर भी जान पड़ गई है, वो भी इनके साथ है, हिजबुल्लाह तो लगा ही हुआ है। तो हम चाहते हैं ये हम नहीं चाहते ये सब लड़ाई झगड़ा फसाद हो, हम चाहते हैं मुस्तकिल अमन हो। लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसके हाथ है? इसराइल और अमेरिका के हाथ है। अटैक ईरान नहीं करता, ईरान अपने को बचाता है। अटैक ये जालिम मुल्क करते हैं। जी डॉक्टर मुमताज।